स्वागत है साथियों। आज की इस अपनी वीडियो क्लास में हम यूपीजीडीसी के लिए जो मेंस की परीक्षा होने वाली है उस लिखित परीक्षा के कुछ प्रश्नों के प्रारूप को हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे प्रश्न होंगे और उनके उत्तर हम कैसे लिखें। तो एक मॉडल आंसर के रूप में आपको यहाँ पर उत्तर दिखाई देगा। आप इसमें अपनी ज्ञान क्षमता के अनुसार, अपने अध्ययन के अनुसार भी कुछ तथ्य इसमें जोड़ सकते हैं, कुछ विश्लेषण जोड़ सकते हैं जिससे उत्तर और बेहतर हो सके। तो यहाँ पर देखते हैं हम सबसे पहले कुछ प्रश्न। जैसे अभी हमने पीछे आपको क्लास में दिया हुआ था, ग्रुप में भी, संत साहित्य में अवधी बोली के योगदान की विवेचना कीजिए। तो बहुत कम संतों के जो काव्य हैं वो अवधि में हैं। तो सूफी काव्य को केंद्र में रख के हम इस उत्तर को लिखेंगे और देखेंगे कैसा उत्तर इसका हो सकता है। दूसरा प्रश्न है भक्तिकालीन काव्य की प्रासंगिकता पर विचार कीजिए। और तीसरा प्रश्न जायसी के काव्य में अभिव्यक्त लोक संस्कृति के तत्वों का सोदाहरण निरूपण कीजिए। सोदाहरण निरूपण ये जब हम 250 से 300 शब्दों में लिखते हैं तो वो उदाहरण सहित हो जाता है, लेकिन आपको यहाँ पे जो जीडीसी की परीक्षा में 200 शब्दों में दीर्घोत्तरी और 125 शब्दों में लघुत्तरी प्रश्न लिखने हैं, उसमें सोदाहरण बहुत मुश्किल है कि पूछे। विवेचन, विश्लेषण, परिचय, इस तरह की चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अब हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे भक्तिकालीन काव्य की प्रासंगिकता के विषय में अगर हम लिखें कि क्या प्रासंगिकता है भक्ति काव्य की, वो अगर हमें लघुत्तरी प्रश्न के अंतर्गत लिखना हो और 125 शब्दों में हमें अगर लिखना हो तो हम उसे कैसे लिखें। तो सबसे पहले साथियों, हैंडराइटिंग में मैंने इसलिए दिया कि आप देख सकें कि A4 साइज़ पेपर में लिखने पर 125 शब्दों का जो उत्तर है वो कितना होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके सामने 125 से 30 शब्दों का ये उत्तर है, आपके सामने है। तो एक प्रारूप और कैसे हम लिखें, कैसे लिखें, जैसे हेडिंग, तो आप सबसे पहले हेडिंग ज़रूर डालें। हेडिंग डालने के बाद आपको जो ध्यान रखनी है बात कि आप अगर आप लाइन खींच कर लिखते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिखते हैं तो भी अगर आप इस रूप में अगर ये पूरा साइड छोड़ें, अब अगर आपकी इतनी प्रैक्टिस हो, यहाँ पर मूल्यांकनकर्ता को मूल्यांकन या कोई टिप्पणी या अंक लिखने के लिए ये जगह दी जाती है। तो ये पर्याप्त स्पेस यहाँ पर दे करके आप अपने उत्तर को लिखें जिससे आकर्षक भी आपकी कॉपी लगे। तो ये बात भी ध्यान रखनी है, हेडिंग और ये जो हाशिया होता है, हाशिया भी छोड़ करके उत्तर को लिखें, उससे बेहतर लगेगा। तो यहाँ एक प्रारूप है आपके सामने हैंड रिटन में। तो हम देखते हैं कि भक्ति काव्य की प्रासंगिकता के विषय में हम क्या बातें लिख सकते हैं जो बेहतर उत्तर हो हमारा। परिचय के रूप में हमें भूमिका को नहीं छोड़ना होता है। जैसे भक्तिकाल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है, तो हम ये एक पृष्ठभूमि के रूप में एक पंक्ति में इस बात को कह देते हैं, क्योंकि हमें शब्दों को अपने सीमित रखना है और उन सीमित शब्दों में अपनी बात को कह भी लेना है। तो हमें एक पृष्ठभूमि के रूप में इस बात को यहाँ लिखना ज़रूरी है, क्योंकि आगे हम बातें इसी के आधार पर कहते चले जाएंगे। तो भक्तिकाल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। भारतीय समाज में व्याप्त धार्मिक वर्चस्ववाद, सामाजिक असमानता, सांप्रदायिक कट्टरता और अप्रगतिशील सोच के विरुद्ध ज्ञान और खंडन मंडन का विचार सर्वप्रथम भक्तिकालीन काव्य में ही प्रकट हुआ। ये बातें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं अगर आप प्रासंगिकता की पृष्ठभूमि में जाना चाहते हैं, प्रासंगिकता का विवेचन करना चाहते हैं कि भक्तिकालीन काव्य की प्रासंगिकता क्यों महत्वपूर्ण है, प्रासंगिक है भी अथवा नहीं। तो हमने बताया कि ये बातें हैं, सामाजिक जो असमानता है, सांप्रदायिक कट्टरता, अप्रगतिशील सोच, इन सब के विरुद्ध ज्ञान और खंडन मंडन का विचार सबसे पहले कहाँ दिखाई पड़ा? भक्तिकालीन काव्य में। इन बुराइयों को समाप्त करने पर बल भक्तिकालीन काव्य और कवियों ने ही दिया। सांप्रदायिक और धार्मिक भेदभाव की वर्तमान समस्याओं का हल भक्तिकालीन साहित्य ने एकेश्वरवाद की अवधारणा के विकास के माध्यम से प्रदान किया। ये बात हिंदी साहित्य के इतिहास में इतिहासकारों ने, हिंदी साहित्य के जो साहित्यकार हैं, उन्होंने कई जगह पे इस चीज़ को लिखा कि एक हल प्रस्तुत किया
जो सांप्रदायिक विद्वेष था, जो द्वेष का माहौल था, उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों, यही दो बड़ी जो धार्मिक जातियां थीं जो आपस में लड़ रही थी, जिनके बीच में मत भिन्नता थी, तो उनके लिए एक कॉमन जो रूट है वो डेवलप करने की बात ये इस दौर में हो रही थी। चाहे वो एकेश्वरवाद की अवधारणा हो, चाहे सूफी कवियों द्वारा हिंदुओं के घर में प्रयुक्त होने वाली कहानियों को अपने सूफी दर्शन में प्रकट करके लिखने की बात हो, तो उससे क्या हुआ कि एक सामाजिक समरसता का माहौल उत्पन्न हुआ। तो क्या किया भक्ति काल के कवियों ने और उस दौर के काव्य ने कि एक हल प्रस्तुत किया एकेश्वरवाद की अवधारणा के विकास के माध्यम से। जो भारतीय जनमानस में प्रचलित ईश्वर का जो बहुदेवोपासना का रूप था, उसे भी कम करने का प्रयास किया इस दौर के साहित्य ने, और एकेश्वरवाद की ओर उन्मुख किया कि ईश्वर एक है। ये अवधारणा कि ईश्वर एक ही है और सब में व्याप्त है, तो ऐसी बातें करके लगभग दोनों धर्मों के जो विद्वेष थे उन्हें खत्म करने का प्रयास इस दौर के कवियों ने, चिंतकों ने किया। तो हमें इस बात को यहाँ पर लिख देना है, एकेश्वरवाद की अवधारणा के विकास के माध्यम से प्रदान किया। यह एकेश्वरवाद हिंदुओं और मुसलमानों दोनों में समान रूप से लोकप्रिय हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक सौहार्द और समरसता का एक मध्यम मार्ग विकसित हुआ। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि भक्तिकालीन काव्य भारतीय समाज की आडंबर और कुरीतियों के विरुद्ध सुधार की एक संभावना का मार्ग प्रस्तुत करता है। इसलिए वर्तमान संदर्भों में भी यह उतना ही प्रासंगिक है जितना मध्यकाल में था। तो यहाँ हमने भक्तिकाल की प्रासंगिकता को 125 शब्दों में कहने का प्रयास किया, यानी एक लघुत्तरीय प्रश्न के रूप में यहाँ पे हमने कहने का प्रयास किया। तो ये एक मॉडल आंसर है, आप इसे देख सकते हैं। इस पे कुछ और बातें आप अध्ययन के दौरान देखें कि इसमें अगर दो बातें आपके तरफ से अगर जोड़ी जाए तो इसका उत्तर का क्या प्रारूप हो। तो आप इससे अपनी प्रैक्टिस भी करें और अपना एक शॉर्ट नोट्स भी तैयार करें छोटे छोटे प्रश्नों के, इन प्रश्नों के उत्तर लिखने के। और ये सारे प्रश्न आयोगों की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो ये जैसी से कोई प्रश्न बनेगा तो क्या बनेगा, ऐसे प्रश्न बनने की संभावना होती है। भक्तिकाल के काव्य पे इस तरह के प्रश्न बनने की संभावना होगी। और भी कई सारे प्रश्न भक्तिकाल से संबंधित बन सकते हैं, हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल भक्तिकाल की प्रासंगिकता को ध्यान में रखें और देखें कि एक मॉडल आंसर आप A4 साइज पेपर में जब लिखेंगे तो आपको कितना लिखना होगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो जो लोग UPGDC की मेंस यानी लिखित परीक्षा की तैयारी के लिए हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं, वो हमारे नंबर पे संपर्क कर लें। व्हाट्सएप नंबर पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। हम लगातार ऐसे प्रश्नों के साथ जब तक परीक्षाएं आयोजित होगी तब तक हम इस पे अभ्यास करते रहेंगे, और ये सारे प्रश्न आपको आने वाले हिमाचल प्रदेश की जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा है, बिहार में जो रिटन की परीक्षा होगी, उन सब में बहुत उपयोगी होगा। और इन सब के लिए हमने स्पेशल बैच चला रखी है जो कि 10 जुलाई से शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए भी 10 जुलाई से बैच शुरू हो रही है। तो जो लोग जुड़ेंगे वो लगातार इन प्रश्नों के माध्यम से, इन स्तरीय प्रश्नों के माध्यम से अपने अभ्यास को आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, हमने अब तक अपनी पिछली क्लासेस का मिला के 7 प्रश्न हमने हल किए थे, 8 अभी पिछला देखा और ये 9वां प्रश्न देखें। तो जायसी के काव्य में अभिव्यक्त लोक संस्कृति के तत्वों का विश्लेषण कीजिए। अब इसे अगर हमें 200 शब्दों में लिखना हो, मान लीजिए 200 शब्द में अगर हम लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, यानी दीर्घोत्तरीय प्रश्न के रूप में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम हेडिंग लिखेंगे, जायसी के काव्य में अभिव्यक्त लोक संस्कृति के तत्व। तो प्रयास करें कि आपकी हैंडराइटिंग भी बेहतर हो। जो लोग जिनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी नहीं लोग कहते हैं, वे भी वर्तनीगत शुद्धियों के माध्यम से, अगर आपकी वर्तनीगत शुद्धियां हैं, आप उतने ही अंक अर्जित कर सकते हैं। क्योंकि वर्तनी अशुद्ध हो और राइटिंग बहुत अच्छी हो तो भी बहुत ही निम्न स्तर का नंबर मिलता है। तो आपको वर्तनी की शुद्धियां रखनी है।
और कॉपी पर आप जो ये हाशिया वगैरह होता है इन सभी का ध्यान रख के लिखते हैं तो बेहतर एक आकर्षण इसका भी अपना अलग होता है। और उत्तर का संयोजन अगर आप बेहतर कर ले रहे हैं कि 125 शब्दों में 200 शब्दों में आप बहुत अच्छा अपनी बात बहुत अच्छे से कह ले रहे हैं तो वो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं जायसी के काव्य में अभिव्यक्त लोक संस्कृति के तत्व यहाँ पर क्या लिखे हैं हम। जायसी सूफी काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि हैं। आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि इस परंपरा के कवियों ने हिंदुओं के घरों में सदियों से चली आती कहानियों को हेर फेर के साथ अपनाया है। सूफी काव्यधारा के कवियों ने क्या किया कि हिंदुओं के घरों में सदियों से बहुत दिनों से चली आती हुई कहानियों को अपनाया और सूफी दर्शन में ढाला उसे। इससे शुक्ल जी लिखते हैं कि हिंदू और मुसलमान हृदय आमने सामने करने वालों में इन्हीं का नाम, आमने सामने रख कर उनमें सामंजस्य बिठाने वालों में जायसी का नाम लिया जाएगा। तो एक देखिए, जब भी किसी दो समुदाय दो कम्युनिटीज़ में कोई प्रॉब्लम है, दो मतों में कोई प्रॉब्लम है तो उसका एक कॉमन प्लेस ढूंढने की बात, कॉमन रूट ढूंढने की बात हमेशा से हमारे यहाँ चिंतकों ने की है। तो भारतीय हिंदुओं के घरों में जो कहानियाँ प्रचलित थी, सूफी दर्शन में ढाल के उन्होंने ये महसूस कराया कि ये कहानियाँ मुसलमानों में भी हैं और ये कहानियाँ हिंदुओं में भी हैं। तो हमारे जो हृदय हैं, हमारा जो मानस है, जो हमारा जो लोक निर्मित होता है वो ऐसे ही एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो ये बात शुक्ल जी ने अपनी पुस्तक में हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा हुआ है। ये कहानियाँ लोक में प्रचलित हैं, जिनमें लोक में प्रचलित ऋतु परंपराएं, विरह में व्याकुल आदर्श पत्नियां, संदेश वाहक के रूप में कौवा, तोता, कबूतर, यात्राओं में आने वाले तूफान, विरह गीतों में प्रकट होने वाली करुणा, ये सारी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। तो यही तो लोकमानस में प्रचलित है और ये सब जायसी के सूफी दर्शन वाले काव्य पद्मावत में दिखाई पड़ती हैं। तो ये लोक संस्कृति का तत्व जो भारतीय जनमानस से, हिंदुओं के जनमानस से सूफियों ने ग्रहण किया, वो उनके काव्य में दिखाई पड़ता है। और कहीं ना कहीं हिंदू और मुसलमानों के हृदय को जोड़ने वाली, सामंजस्य को स्थापित करने में इन सारे तत्वों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि ये लोक के तत्व थे और सभी ने इससे तादात्म्य स्थापित किया। अब इसमें हम कुछ और बातें देखते हैं। जायसी की लोक संस्कृति के तत्वों में सबसे प्रधान तत्व कौन सा है? 12 मासा की परंपरा का कुशल निर्वाह। ऋतु वर्णन के लिए सबसे ज़्यादा सेनापति प्रसिद्ध हैं, ये आप सभी पढ़ते हैं। लेकिन आप जायसी के पद्मावत में जो 12 मासा का वर्णन है, आप उसे बहुत अच्छे से एक बार मन से, जो लोग अवधि जानते हों, अवधि बोली जानते हों, वो मन से एक बार ठहर करके पढ़ें। और जो लोग अवधि बहुत अच्छे से अवधि से परिचित नहीं हैं, वो अपने अवधि वाले दोस्तों से मिल करके एक बार उनके साथ बैठ करके उसका उच्चारण, शब्दों के अर्थ देखें तो पता चलेगा कि कितनी मार्मिकता के साथ उन्होंने और कितने गहन तादात्म्य प्रकृति के साथ, ऋतुओं के साथ गहन तादात्म्य के साथ उन्होंने उस परिचय को प्राप्त किया है कि कौन सा ऋतु कैसा होता है, किस ऋतु की कौन सी विशेषता है। ये तब संभव है जब आप लोक के अनुभवों से गहरे जुड़े होते हैं। और लोकानुभव आपका बेहतर है तो आप पशुओं में भी वैरायटी जान जाते हैं कि फला पशु इस नस्ल का है, फला फल इस नस्ल का है, यहाँ का है, वहाँ का है। ये लोक से गहरा परिचय होता है, तब ये संभव होता है। अभी हम वो एक दो उदाहरणों से, छोटे उदाहरणों से देखेंगे। बाकी आप पद्मावत के कुछ हिस्सों को खोल के देखें। नागमती का विरह वर्णन से एक एक ऋतु की ऐसी सटीक पहचान जायसी के पद्मावत में है जिससे भारतीय लोक ज्ञान परंपरा का एक स्वस्थ रूप देखा जा सकता है। आजकल भारतीय ज्ञान परंपरा की बात हो रही है, उस पर बहुत सारे सेमिनार हो रहे हैं, बहुत सारे लेख पुस्तकें लिखी जा रही हैं, रिसर्च हो रहे हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा, भारत सरकार ने बहुत प्रमोट किया इसे। तो भारतीय ज्ञान परंपरा का एक उत्कृष्ट रूप, इकलौता न कह के हम कहें उत्कृष्ट रूप, जायसी के काव्य में दिखाई पड़ता है।
जब वो ऋतु का वर्णन करते हैं। आषाढ़ की विशेषता बताते हुए जायसी क्या कह रहे हैं? जायसी लिख रहे हैं कि चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा। आषाढ़ चढ़ा तो गगन में ऐसा लग रहा है कि बाजे बज रहे हों, नगाड़े बज रहे हैं, और ये आषाढ़ की पहचान है। अभी जो बारिश शुरू हो रही है ये सब आषाढ़ की बारिश है। सावन, भादों का महीना आता है तो उसकी क्या विशेषता है? सावन से तो आप सभी परिचित हैं, हरियाली है चारों तरफ, तालाब भर रहे हैं, बहुत सारे संकेत हैं जो सावन से परिचित है। भादों, तो भादो मास की विशेषता है भादों मास रैन अंधियारी। भादो मास रैन अंधियारी और कंत के बिना वो कैसे उस गाढ़ी रात को, तो भादों जैसे ही सावन खत्म होगा और भादों शुरू होता है अगस्त के अंत में आप देखेंगे, अगस्त के बाद जैसे ही पूरे अगस्त जो बरसात का मौसम होता है, अब बारिश उतनी नहीं हो रही है, नहीं तो एकदम गाढ़ी रात होती है जिसमें मेढक टर टर करते हैं, और ऐसी रात जिसमें कुछ सूझता नहीं है। भादो मास रैन अंधियारी, तो ये कैसे परिचय प्राप्त होता है? ये लोक ज्ञान से परिचय प्राप्त होता है। आप सभी देखिए फागुन के महीने में जब चारों तरफ बसंत का मौसम होता है तब क्या लिखते हैं जायसी। ऐसे में फागुन के महीने में, पूस के महीने में, क्या कार्तिक के महीने में कौन कौन सी बातें लिखते हैं? एक बार आप पद्मावत को उठाएं और देखिए नागमती का विरह वर्णन, और अगर आप लोग चाहेंगे तो उसे हम और बेहतर ढंग से पढ़ा सकते हैं आप सभी को। और एक हमारी क्लास ही है पद्मावत के 12 मासा पर, तो आप सभी चाहें तो उसे भी देख सकते हैं सर्च करके। तो वहाँ आपको बहुत बेहतर ढंग से हमने 12 महीनों की विशेषताओं को बताया हुआ है। उसकी लिंक अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देंगे, आप लोग ज़रूर देखिए और उसको देखिए कि 12 महीने पहले कैसे 12 ऋतुएँ कैसी होती थी, क्या परिचय था उनका। तो ये जैसी की विशेषता है, वो इनकी लोक संस्कृति का तत्व प्रधान रूप से उभर करके आता है ऋतु वर्णन में। ऐसी अनेक पंक्तियां हैं जो विलुप्त होती हुई ऋतुओं की पहचान और उनकी प्रकृति को सुरक्षित रखती हैं। भादों कैसा होता था, बसंत आता है तो बसंत में मौसम की, ऋतु की क्या पहचान है, वो सब आपको दिखाई पड़ेगी। और दुनिया में मौसम विलुप्त हो जाए, हमारे यहाँ ऋतुएं बदल जाएं, लेकिन जायसी और सेनापति के काव्य में जो ऋतु वर्णन है वो सुरक्षित रहेगा, जिससे आने वाली पीढ़ियाँ ये भी देखेंगी कि हमारे यहाँ ऐसी ऋतुएं होती थी और उनकी ऐसी विशेषताएं होती थी। तो कहीं ना कहीं ये दस्तावेज ये एक स्मृति में सुरक्षित है, तो आप इन्हें ज़रूर पढ़ें। और एक ये मॉडल आंसर आप देख सकते हैं कि A4 साइज़ में 200 शब्दों में उत्तर लिखेंगे तो कितना हम लिख पाएंगे। तो हम एक ही पेज में मैंने इसको भी लिख करके आपको दिखाने का प्रयास किया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा घनत्व ज़्यादा है, अक्षर और पंक्तियाँ एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक हैं। तो ये अगर आप इतना लिखते हैं तो लगभग 200 शब्द हो जाते हैं। तो आप जब भी दीर्घोत्तरीय प्रश्न लिखने हो, आप अपनी हैंड राइटिंग में कितने पेज लेते हैं 200 शब्दों को लिखने में, एक बार आप लिखें, लिख के अभ्यास करें और अपने मस्तिष्क को ये संदेश दें कि मुझे परीक्षा में अपनी हैंड राइटिंग में इतने पेज ही लिखना है, यहाँ पहुँच के मेरा उत्तर 200 शब्द का हो जाता है या 125 शब्द का हो जाता है। तो आप बेहतर लिखेंगे और प्रयास करें कुछ अच्छी पुस्तकों को बीच बीच में पढ़ते रहें, जिससे लेखन शैली के जो विचार होते हैं वो आपके डेवलप होते रहेंगे। उम्मीद है ये दोनों क्लासेस आपके लिए, दोनों प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे, आप अभ्यास भी करेंगे। हम बीच का समय कुछ 1-2 दिन का अंतर इसलिए भी दे रहे हैं कि आप अपने से भी कुछ चीज़ें प्रयास करते रहें, निर्भर न हो कभी भी किसी आंसर पे, किसी मॉडल आंसर पे निर्भर न हो। आप उससे आइडिया लीजिए और आइडिया लेकर के खुद भी थोड़ा सा उसमें एफर्ट देके और बेहतर बनाएं उस उत्तर को। तो जो लोग इस बैच से जुड़ना चाहते हैं हमारे नंबर पर संपर्क करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनको नंबर मिल जाएगा। चैनल पेज पे भी जाकर के हमारा नंबर वहाँ से देख सकते हैं और संपर्क कर सकते हैं। हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर अभ्यास करेंगे और बीपीएससी का, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए भी बैच शुरू हो चुकी है। जो लोग जुड़ना चाहते हैं निसंकोच उन्हें लग जाए कि हाँ मुझे तैयारी करनी है, वो जुड़ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।